बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में को टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है? प्रोविंसेस, सूबों के लिहाज से बातें लिखी गई है। वो आर्टिकल नंबर 101 से लेकर आर्टिकल नंबर 140A तक आपको मिलेंगी। सूबों के हवाले से जितने भी आर्टिकल्स है वो पार्ट नंबर 4 में मिलेंगी, जो कि आर्टिकल नंबर 101 से लेकर आर्टिकल नंबर 140A तक होगी, जिसके चैप्टर नंबर 1 में क्या है? द गवर्नर्स। अब हर सूबे में जैसा कि सिस्टम है, सेंटर में क्या होता है? स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट होता है, सूबों में स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर होता है। तो पार्ट 4 के चैप्टर नंबर ए में क्या है? गवर्नर्स के सूबों का गवर्नर कौन होगा, गवर्नर कौन कहलाएगा, उसका ऑफिस क्या होगा, उसके प्रिविलेजेस, राइट्स, ड्यूटीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो आपको आर्टिकल नंबर 101 से लेकर आर्टिकल नंबर 105 तक इसमें मिल जाएंगी। फिर चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 4 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में क्या है? प्रोविंशियल असेंबलीज। आर्टिकल नंबर 106 से लेकर आर्टिकल नंबर 128 तक वो आपको मिलेंगी। इसमें क्या है कि सूबों विफाक में आपको क्या मिलेगा? द मजलिस शूरा, जो कि चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 3 में आपको मिलेंगी। अब सूबों में गवर्नर का हो गया, फिर प्रोविंशियल असेंबलीज किस में मिलेंगी? पार्ट चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 4, जो कि आर्टिकल नंबर 106 से लेकर आर्टिकल नंबर 128 तक है, जिसमें कि लिखा गया है कि सूबों का लेजिस्लेचर कौन होगा, सूबों के लिए कवानीन कौन बनाएगा, या सूबों में हुकूमत कैसे बनेगी। तो सूबाई असेंबलियां के रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें मिलेंगी, जिसमें कि सूबों की असेंबली या मजलिस शूरा का असेंबली का क्या है? डिफिनीशन है, कौन इसके में बैठेगा, कैसे इसकी इलेक्शन होगी, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और इसकी ड्यूटीज, राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या होगी। तो वो आर्टिकल नंबर 6 से लेकर आर्टिकल नंबर 128 तक आपको मिलेंगी। और ये पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब, इन चारों सूबों पर यकसा क्या होता है? अप्लाई होता है। फिर चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 4 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब सूबाई हुकूमतों का क़याम कैसे होगा, सूबाई हुकूमतों में पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उनको क्या राइट्स, प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव हासिल होंगे। अब यहाँ पर मैं एक मिनट के लिए पॉज लेके आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल पार्लियामेंट में क्या फर्क है। असेंबली जो कि कानून बनाती है, जिसमें कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठते हैं, जिसमें कि अवामी नुमाइंदे बैठकर कानून बनाते हैं, उसे असेंबली कहते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट मशीनरी है स्टेट को चलाने के लिए, जो मेजोरिटी में आते हैं, अपनी हुकूमत बनाते हैं, सरबराह मुंतखब करते हैं और हुकूमत के फैसले करते हैं, तो उसे हुकूमत कहते हैं। दिस इज अ मशीनरी ऑफ स्टेट एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ द पीपल। तो इसका आप डिफरेंस कर ले। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि लोकल गवर्नमेंट की बात आ जाती है। लोकल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट के दो किस्में हैं, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और एक लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट आपके डीसीज, एसीज, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? ये आपके काउंसलर, नाजिम्स, नायब नाजिम, मेयर्स और लोकल गवर्नमेंट के चुनिंदा नुमाइंदे हैं, जो कि इलेक्शन के जरिए आते हैं। तो आर्टिकल 140A में ये लिखा गया है कि सूबे इस बात के क्या होंगे? पाबंद होंगे कि वो अपने पावर्स ग्रास रूट लेवल तक मुंतकिल करे और अपने लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कराए और लोकल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश करे और उनको पावर्स, ऑटोनॉमी एंड फंड्स ट्रांसफर करे। तो पार्ट नंबर 5
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में क्या है, इसमें है रिलेशंस बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरेटिंग यूनिट्स। आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में, क्लासरूम्स में या बुक्स में ये पढ़ते होंगे कि फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है और एक और कंकरेंट लिस्ट है। आप इन चीज़ों को पढ़ते होंगे। तो वो लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह से नहीं लिखी गई कि ये फेडरल लिस्ट है, ये प्रोविंशियल लिस्ट है और ये कंकरेंट लिस्ट है। इन तीनों का फिर मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है अलग लेक्चर में, मगर आप आज ये कंफ्यूजन क्लियर कर ले कि ये लिस्टों की तरह नहीं होते जैसा हम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से होते हैं कि पार्ट 5 में क्या है, अब फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई, मुल्क का नाम हो गया। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरतीब से है। पहले पार्ट में क्या है मैं बाद में बता दूंगा, इसमें कर ले। अच्छा, तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में क्या है, चैप्टर नंबर 1 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। जो सूबाई हुकूमत है, जो सूबाई असेंबली है, जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, जो कि वफाकी हुकूमत है, उन दोनों के बीच में कानून साजी का जो पावर है वो किस तरह से तकसीम हुआ है। तो वो आर्टिकल नंबर 141 से लेकर 144 तक आपको मिलेंगी। अब जब मैं आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें हम बताएंगे कि 10th अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि फेडरल से इख्तियारात लेकर सूबों को दिए गए, सूबों को मोर ऑटोनमस, मोर पावरफुल बनाया गया। तो वो किस में किया गया, पार्ट नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में अमेंडमेंट्स करके क्या किया गया, लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया। सूबों से कुछ इख्तियारात लेकर फेडरल को दिए गए और फेडरल से कुछ इख्तियारात लेकर सूबों को दिए गए। कीपिंग इन व्यू द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल हिस्टोरिकल पैरामीटर्स एंड माइंड्स, तो उस तरह से किया गया। फिर आपको चैप्टर नंबर 2 ऑफ द पार्ट 5 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। कुछ इदारे आपको कहेंगे कि इदारे वफाकी है, कुछ इदारे सूबाई है। तो वफाकी और सूबाई इदारों का जो डिवीजन है, तकसीम है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगी, जो कि चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 5 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल्स का मैं बता दूं तो आर्टिकल नंबर 145 से लेकर आर्टिकल नंबर 152 तक मिलेंगी। फिर आपने एक लिस्ट और पढ़ा होगा जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, स्पेशल पावर्स, स्पेशल प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल नंबर 153 से लेकर आर्टिकल नंबर 159 तक मिलेंगी। मैंने जो लिस्टों का बताया कि लिस्ट नंबर 1 में क्या है, वो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टों का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स आपको आर्टिकल नंबर 141 में मिले, 141 से लेकर। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस है। अब स्पेशल प्रोविजंस में क्या है, कि सर्टेन इमरजेंसीज के सिचुएशन में या डिजास्टर्स के सिचुएशन में या एट द टाइम ऑफ वार या एट द टाइम ऑफ जिस चीज़ पर सूबे और जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है उसका तजाद हो या टकराव हो, तो उसमें क्या किया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट का जो इख्तियार है उसको क्या किया जाएगा, अपहेल्ड किया जाएगा। और फिर इसमें कि बास चीज़ों को प्रोटेक्शन भी हासिल है कि इन चीज़ों में फेडरल जो है वो क्या नहीं कर सकता, मुदाखलत नहीं कर सकता। अब जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है, ये पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था जिसे सरहद भी कहा जाता था। इसका नाम 2010 में पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में तब्दील किया गया, जिसमें कि अमेंडमेंट नंबर 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया, खैबर पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया। बस पॉलिटिशियन दोबारा ये नाम तब्दील कराना चाहते हैं, जो कि कहते हैं कि इसे सिर्फ पख्तूनख्वा कहा जाए,
खैबर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक एरिया है, इसको ख़त्म किया जाए क्योंकि सारे सूबे की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही इसमें। तो इसे क्या किया जाए कि सिर्फ पख्तूनख्वा का नाम दिया जाए। तो ये अगर सूबा चाहती तो सूबा खुद अपना नाम तब्दील कर लेती, लेकिन वो क्या है, वो पार्ट फर्स्ट में रिटन है। वो क्या होगा, फेडरल जो हमारे पास गवर्नमेंट होगी वो तब्दील करेगी नाम, उसके पास ये इख्तियार है, इसके पास नहीं है। तो बाज़ चीज़ों पे क्या है, स्पेशल प्रोविजंस में सूबों को भी प्रोटेक्शन मिली है, बाज़ चीज़ों पे फेडरल की बात को जो है वो क्या किया गया है, वजन दिया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 159 तक चैप्टर नंबर 3 पार्ट 5 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।